Hello friends, welcome to ProTalent and I am Nitin Parmar. My dear students, in this 21st November module, we are bringing some of the important news items of the last week as well as of Sunday. दोस्तों काफ़ी बड़े चेंजेस आए पिछले करीबन से 2 या 3 दिनों में. आई बिलीव जो 2-3 दिनों में जो बड़े बदलाव आए, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इन योर एग्जाम, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, लेट मी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट इट. वी आर ब्रिंगिंग दिस क्लैट 2022 ऑनलाइन कोर्स. डोंट मिस आउट, वी कैन से वर्किंग विद इट. दोस्तों हम बात कर रहे हैं से मिस्टर पीएम मोदी रिपील्ड द न्यू फार्म लॉज. दोस्तों 3 फार्म लॉज आए थे, ठीक है, मोदी साहब ने उसको रिपील कर दिया. आई एम श्योर all of you are aware, the law students must be aware that ये 3 फार्म लॉ क्या थे, क्यों उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था, किस तरीके से सरकार ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड या इनवैलिड एक्टिविटी करी थी, यस नो, विथ रिस्पेक्ट टू मेकिंग द लॉ. दोस्तों कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेटिव के पास लॉ बनाने का अधिकार है, but who are legislature are the representative of the people, and when they are making the law, that is legislature, they make the law, they must take into confidence the people. Okay, democracy के अंदर people plays a very important role. ठीक है, कभी कभार people, that is public at large, may be misguided. कभी कभार ऐसे रिफॉर्म जो पब्लिक को नहीं चाहिए पर लीडर को चाहिए, तो वहां पे क्लैश होते रहते हैं. तो यहाँ पे यही बात हो रही है. मोदी साहब ने कहा दैट मे बी एज अ गवर्नमेंट वी मे बी लैकिंग इन आवर तपस्या, देयर बाय वी कुडंट कन्विंस पीपल. ठीक है, फार्मर्स को हम कन्विंस नहीं कर पाए और मोदी साहब ने बोला दैट वी विल बी रिपीलिंग ऑन 19th नवंबर ऑन गुरु नानक से जयंती के दिवस के ऊपर. से मोदी साहब अभी दिन भी वही चुना विच इज बेसिकली पंजाब इलेक्शन के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, और जिन जिन लोगों को दिक्कत हो रही है विच इज प्राइमरली पंजाब, हरियाणा, यूपी के फार्मरों को दिक्कत हो रही है, तो वहीं पे इलेक्शंस आ रहे हैं. तो ये सब चीजों की वजह से ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल दिख जाता है. और यहाँ पे एक तरीके से, है ना, अगर मानो ये सरकार थोड़ी सी ढील छोड़ती है, जो छोड़ दी है, ठीक है, तो अब इनके सामने प्रोटेस्ट करने के लिए जो अलग अलग तरीके के लॉज आए थे, जैसे आर्टिकल नंबर 370, उसको वापस लेकर आने के लिए शायद जम्मू कश्मीर में बड़ी मुहिम चले. ठीक है, नंबर 2 CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में जो लोग डिमांड कर रहे थे, उसकी डिमांड वापस आए. दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ये 3 फार्म लॉ क्या है, ठीक है, और इसका सिस्टम क्या हुआ. पहला फार्म लॉ बिल था विच इज फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट. दोस्तों ये फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए जो एरिया है उसका स्कोप बढ़ा देता था, विच मीन्स farmers can sell their produce not just to the APMC or within their state, but they can sell anywhere. Okay, and it will also allow electronic commerce or electronic trading. ये सब चीजें यहाँ से चालू हो जाती. सेकेंड नंबर, farmers empowerment and protection agreement on price एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट. दोस्तों एक तरीके का फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश थी कि फार्मर्स एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ फ्यूचर में अपना सामान बेच सके, उसकी डील कर सके. शायद इसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर फार्मरों को बात पसंद नहीं आई, बिकॉज यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिग फिश इज कैचिंग स्मॉल फिश. ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी हियर. while essential commodities act, which was the old act, it is amended and it allows for center to regulate certain food. और इनमें से इन्होंने बहुत सारे फूड आइटम निकाल दिए और बोला कि in a very limited situation we will take care of this. दोस्तों एक तरीके से ये फार्म रिफॉर्म के बिल थे. फार्मर्स, ठीक है, और फार्मिंग इकोनॉमी के लिए रिफॉर्म आना बहुत जरूरी था और जरूरी है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पुरानी सिस्टम चल रही है वो पुरानी सिस्टम से हम अगले 40-50 साल निकाल पाएंगे. आई बिलीव इट इज नॉट पॉसिबल. वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर. ठीक है, कि फ्यूचर में किस तरीके से ये फार्मिंग एक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाए और किस तरीके से बहुत सारे लोगों को हम ये इनसे बता सके. आज
यू कैन से 22 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन का यू कैन से सेंटन मतलब आई बिलीव सेंटेनरी ईयर है, ठीक है, और आज ही उनका बर्थ हुआ था। दोस्तों बात यह है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड के द्वारा कोऑपरेटिव एक्टिविटी लगाकर बहुत सारे फार्मरों को, बहुत सारे मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स को इकट्ठा किया और एक बड़ी मुहिम लगाई। दोस्तों भारत में हमें फार्मर्स के लिए कोई नए विचार चाहिए होंगे, ऐसे विचार जो फार्मरों को नहीं पसंद है, ठीक है, वो नहीं चलेगा, उनका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। दोस्तों सवाल अब ये पैदा होता है लीगल एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करें, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड पार्लियामेंट हैज अ पावर टू रिपील अ लॉ। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 245 गिव्स पावर इन द एंड ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज for the whole or any part of India and the state legislature the power to make laws for the state। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 245 के पास पार्लियामेंट के पास पावर है पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाना या कुछ पार्ट के लिए लॉ बनाना, स्टेट के पास पावर है स्टेट के लिए लॉ बनाना। However, Parliament also has another power which is coming from the same provision। When I have a power to make law, I have a power to repeal the law। ठीक है, repeal का मतलब हो गया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ विच मेक्स द प्रीवियस लॉ इनएप्लीकेबल। ओके, इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? दोस्तों पूरा का पूरा लॉ रिपील कर सकते हैं, लॉ का कोई पार्ट रिपील कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार कुछ लॉ के अंदर जब लॉ बनाया जाता है, लॉ के साथ ही एक सनसेट क्लॉज लगा दिया जाता है। What do you mean by sunset clause? Sunset clause का मतलब होता है कि ये लॉ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक से अपने आप खत्म हो जाएगा, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एंटी टेरर लॉ विच इज नोन एज एक से टाडा 1987 में बनाया गया विथ अ क्लियर कट आइडिया कि 1995 में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लॉ होते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर समय के लिए बनाए गए विद एन एम कि भाई कुछ दिनों के बाद उसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, नाउ रिपीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन जिन लॉ के पास सनसेट क्लॉज नहीं है वहां पे पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन के द्वारा वो बिल पास करके उसको रिपील करना पड़ता है। इसीलिए फार्मर यूनियंस, ठीक है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मिस्टर मोदीज वर्ड्स। Mr. Modi came on the television and he told to the entire India that we will repeal, but still जो फार्मर यूनियन है ये बोलता है कि वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी में जीते हैं, रूल ऑफ लॉ चलता है। तो कोई बंदा आकर टीवी पे बोल दे कि हम रिपील करेंगे, हम वो बात नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट से रिपील करिए तो हम बात मानेंगे। अब ऐसा माना जा रहा है कि 24 नवंबर को कैबिनेट इसको रिपील करे और उसके बाद 29 नवंबर में लेजिस्लेचर उसके बारे में कोई डिसीजन दे। लॉस कैन बी रिपील्ड इन टू वेज, वन इज थ्रू ऑर्डिनेंस, अदर थ्रू लेजिस्लेशन। फार्मर्स आर डिमांडिंग इट थ्रू लेजिस्लेशन। ओके, ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है? ऑर्डिनेंस का मतलब है कि कोई ऑर्डर के द्वारा कैबिनेट या एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, ये पास हो जाएगा। और व्हेन यू पास इट थ्रू लेजिस्लेशन दैट इज थ्रू यू कैन से दी पार्लियामेंट के द्वारा आप उसको रिपील करना चाहोगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां से निकला। ठीक है, एक हमने मुद्दा देखा विच इज रिलेटेड टू फार्म लॉस। दोस्तों आप अपने आप को, ठीक है, आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक से लकी मान सकते हैं, बिकॉज आपके लाइफ में इस एज पे आपके सामने जिस तरीके के एक से न्यूज आ रहे हैं, जिस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उन चैलेंजेस को अगर आप समझेंगे, ठीक है, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फार्म लॉस, दिस 3 फार्म लॉ बिल्स आर गिविंग यू वंडरफुल लर्निंग। टुमारो सम ऑफ यू विल बिकम लीडर्स ऑफ दिस नेशन, yes or no, and your experience of today, that is how these farm laws have been made, what challenges are being brought in, what problems are being faced by the farmers. As a leader, what kind of actions will you take? आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब विचार है, ठीक है, जो आपको लॉन्ग रन में सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। सिमिलरली ये एक अगला महत्वपूर्ण मुद्दा, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या हुआ।
बॉम्बे हाई कोर्ट के दो महत्वपूर्ण केसेस, उन दो महत्वपूर्ण केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक इनसे कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया कि भैया तुमने जो जजमेंट दिया वो सही नहीं है। ठीक है, जजमेंट किस चीज का दिया था? बोला था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है व्हेनेवर देयर इज अ सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के दो जजमेंट थे, है ना। दो जजमेंट में से एक केस था जहां पे एक बंदे ने एक 12 साल की लड़की के ब्रेस्ट को कपड़े से बाहर से छुआ था, ग्रोप किया था। Now will that be termed as sexual assault or not? अब आप समझ सकते हैं कि वहां पे इंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बॉम्बे हाई कोर्ट का वहां पे इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा गलत हो गया। मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली वर्ड बोलूंगा, गलत हो गया। गलत इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो इस बात की कि हम इस तरीके का जजमेंट देंगे जहां पे अगर मानो स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तो लोग सेक्सुअल असॉल्ट को, हर छोटी छोटी चीज को सेक्सुअल असॉल्ट बोल देंगे, ताकि हम इस तरीके का जजमेंट दे जो लॉन्ग रन फ्यूचर में काबिल हो, समझने के लिए लोग अप्लाई कर सके। ऐसा उन्होंने माना होगा। हाउएवर उनका उस तरीके के इंटरप्रिटेशन में गलत हो गया। ठीक है, हाई कोर्ट हैज कंस्ट्रूड सेक्शन 7। दोस्तों सेक्शन 7 ऑफ पोक्सो एक्ट, पोक्सो इज अ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पोक्सो याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। सेक्शन 7 बोलता है, ध्यान से समझना, सेक्शन 7 क्या बोलता है? Whoever with a sexual intent touches vagina, penis, anus or breast of a child or makes the child touch the vagina, ठीक है, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with a sexual intent, ठीक है दोस्तों, does any other act with a sexual intent, है ना, मतलब प्रीवियस एक्टिविटी या तो टच करना वो भी अपने आप में सेक्सुअल इंटेंट माना जाएगा। ठीक है, या सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करना, ठीक है, उसको भी आप सेक्सुअल ऑफेंस मानेंगे। वापस समझिए, ठीक है, इस लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, whoever with a sexual intent touches vagina, penis, anus, breast of a child or makes child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with a sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault. Sexual assault किसको कहा जाएगा? या तो टच करना, ठीक है, या you can say any other act with a sexual intent. ठीक है, मतलब या तो टच करना तो भी सेक्सुअल असॉल्ट, टच करना विथ एन इंटेंशन of sexual intent, that is also sexual assault, which means अगर सेक्शन 7 को इंटरप्रेट किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया सेक्सुअल इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है भैया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया took initiative in this matter. This is very important. ठीक है, इनके लिए मिस्टर के वेणुगोपाल को इनसे बहुत ही अच्छे से कमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा भारत देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के अगर एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन में ही हम गलती कर देंगे तो भैया हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो NCW, that is you can say a body which is National Commission for Women, also question court's understanding of POCSO's provision. It argued that the law does not brook the sort of dilution that led to the court ignoring the basic fact that entire act is aimed at penalizing action rooted in sexual intent. ये जो एक्ट बनाया गया है पोक्सो, पोक्सो का ओवरऑल मतलब और मकसद क्या है? ओवरऑल मतलब और मकसद यही है कि भैया जो सेक्सुअल इंटेंट के साथ जो एक्टिविटी करी गई उसको रोका जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पीड दिखाई, सेंसिटिविटी दिखाई, क्योंकि ये जजमेंट बहुत ही रिसेंटली आया था और उन्होंने बहुत जल्दी में इसका डिसीजन दे दिया। भले देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट
यू कैन से विद गर्ल्स बॉडी पार्ट, बट इट डजंट मीन कि भैया उसका सेक्सुअल इंटेंट था नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यू कैन से इन द केस ऑफ पहला केस जहाँ पे गर्ल के बॉडी पार्ट को है ना उन्होंने टच किया था, ठीक है, दैट इज द एक्ट ऑफ ग्रोपिंग 12-year-old गर्ल्स ब्रेस्ट ओवर अ ड्रेस, द एक्ट itself means assault. In another case, ठीक है, एक छोटे बच्चे को 5 साल के बच्चे के सामने, ठीक है, उसको उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर you can say opening of zip of pant, ठीक है, it did not fit into definition of you can say sexual assault, ऐसा lenient view लिया था, ठीक है। सो दोस्तों ये एक important मुद्दा है, तो ये समझना जरूरी है कि कब हम lenient बने, कब हम you can say strong बने, ठीक है। आर्ग्यूमेंट किया गया इस एडिटोरियल में दैट इट इज क्वाइट एपरेंट दैट हाई कोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग वाज फ्लॉड एंड इट इज आउट ऑफ सिंक विद द लेजिस्लेटिव इंटेंट, ठीक है। जो लॉ के इंटेंशन के साथ जो लॉ बनाया गया वो और हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन दोनों का कहीं ना कहीं कोई मेल नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड. The writing for the bench, Justice Bilan Trivedi, ठीक है, has said that restricting the interpretation of words touch, physical contact to skin contact would be very narrow. ठीक है दोस्तों, मेरा मानना है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, प्लीज आप उसको पढ़िएगा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे डेली कोर्स वाले सेक्शन में जरूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। पोक्सो कोर्ट ने, ठीक है, ये 12 साल की लड़की को बुलाना वापस कि रिकॉल करिए उसको, कोर्ट में वापस बुलाइए, उससे भी ना बोला, विच इज वेरी गुड, ठीक है दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू सेम सेक्स लिविंग कपल. दोस्तों सेक्सुअल माइनॉरिटीज आर दिस LGBTQ. दोस्तों ये इन लोगों के लिए, ठीक है, हमने सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया था, okay, and then we allowed that same sex couple can have a live-in relationship. However marriage के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में जब केस पहुंचा था तब उन्होंने बोला था कि भैया बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमन कैन ओनली मैरी बिकॉज देन दे इंटेंड टू हैव अ फैमिली, ठीक है। मैरिज का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज यू कैन से प्रोक्रिएशन, और वो प्रोक्रिएशन के लिए मैरिज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर मैरिज नहीं है, ठीक है, और प्रोक्रिएशन मतलब प्रोक्रिएशन नहीं है तो मैरिज नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि सेम सेक्स लिविंग कपल कैन कंटिन्यू टू लिव. यस, दे कैन कंटिन्यू टू लिव टुगेदर, और यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन देने की बात करी, ठीक है दोस्तों। ये आपने न्यूज सुना होगा, न्यू पाकिस्तान लॉ अलाउज केमिकल कैस्ट्रेशन फॉर सीरियल रेपिस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय सीरियल रेपिस्ट? जो लोग यू कैन से मतलब काफी बार रेप करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही बार, काफी बार, तो उनको केमिकल कैस्ट्रेशन, केमिकली ड्रग देकर उनको इम्पोर्टेंट बना देना, मेल को इम्पोर्टेंट बना देना, दैट इज कॉल्ड केमिकल कैस्ट्रेशन. However, जब ये न्यूज आया उसके 2 दिन के बाद ये न्यूज आया कि भैया इन्होंने ऐसा लॉ पास किया नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इन्होंने इस पर्टिकुलर क्लॉज को निकाल दिया है. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो यू शुड नो कि पाकिस्तान के यहाँ पे ये लॉ पास हुआ नहीं है, ठीक है. हाँ, सीरियल रेपिस्ट के लिए लॉ थोड़े स्ट्रिंजेंट बनाए हैं, बट केमिकल कैस्ट्रेशन अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है. संडे को राजस्थान कैबिनेट एक्सपैंडेड, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राजस्थान के सीएम साहब ने पूरे कैबिनेट को रिशफल किया, ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्शंस के अंदर जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जैसे आपने देखा होगा, बीजेपी इज वेरी यू कैन से कंफर्टेबल इन डूइंग दिस, वेदर इट इज कर्नाटका और गुजरात और एमपी, ठीक है. एंड देन कांग्रेस डिड द सेम थिंग इन पंजाब. नाउ कांग्रेस इज डूइंग इन राजस्थान, ताकि यू कैन से 5 साल के अंदर ही जिन जिन लोगों के यू कैन से असहमति या असम्मति दिखाते हैं, ठीक है, उन लोगों को एक तरीके से प्लीज करना. सो दिस इज अपीजिंग पॉलिटिक्स की दुनिया चल रही है अभी. अपीजिंग पॉलिटिक्स दोस्तों, अपीजिंग पॉलिटिक्स के अंदर मोदी साहब भी आगे हैं,
मोदी साहब तो पूरी की पूरी सिस्टम चेंज कर देते, अब इन्होंने फार्म लॉस भी बदल दी है। ठीक है, ये बात हो रही थी आपके फार्म लॉस के अंदर। ठीक है भैया, ये जो ऐसे फार्मर के जो अलग अलग संस्थाएं हैं जैसे एसकेएम, दे आर सेइंग दैट वी नीड लीगल बैकिंग फॉर एमएसपी। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक लीगल बैकिंग दीजिए एमएसपी के लिए। ठीक है, ऑन पेपर बता दीजिए, हमारे लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करिए, ये डिमांड करे। जब तक सरकार इस तरीके की बातें नहीं करेगी तब तक हम ठीक है से आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आपने सुना होगा पेंटागन का रिपोर्ट दैट चाइना इज ट्रांसफॉर्मिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल। ये उसके ऊपर एक बहुत मजेदार सा एक इनसे एडिट है। मैं चाहूंगा कि इस एडिट को आप पढ़िए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं ये। ठीक है, कीपिंग अ क्लोज आई ऑन चाइनाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। दोस्तों, इसको मैं टेलीग्राम के हमारे चैनल के ऊपर आपको इसका पीडीएफ या इसका फोटो दे दूंगा ताकि आप इसको पढ़ सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि किस तरीके से न्यूक्लियर के अंदर चाइना एम्पावर हो रहा है। अब न्यूक्लियर के ऊपर अगर सवाल पैदा करना है तो कितनी सारी चीजें बन सकती है। It will all start with, you can say, those powerful 5 nations। क्यों वो पावरफुल 5 नेशन है यूनाइटेड नेशन में, वो न्यूक्लियर के साथ कनेक्टेड है। फिर आएगा आपका सीटीबीटी, ठीक है, या लेट्स से दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी, या से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इन दोनों के अंदर इंडिया उसका पार्ट नहीं है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, उसमें भी इंडिया पार्ट नहीं है, ताकि इंडिया को सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर से रॉ मटेरियल मिलता नहीं है। इंडिया ने कब न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी? ठीक है, इंदिरा गांधी के समय पे, कौन से साल में करी थी? उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे एक और बार हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी, उस ऑपरेशन का नाम क्या था और ईयर कौन सा था? हम कहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, वहां से बात चालू करके, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है ना, इनके पास न्यूक्लियर से इक्विपमेंट है। यहाँ पे आएगा ईरान, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन लगा दिए, क्योंकि ईरान भी एक तरीके से न्यूक्लियर एम्पावर होने की कोशिश कर रहा था। उधर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियरली एम्पावर्ड है। ठीक है, तो ये सब मुद्दे यहाँ से निकल सकते हैं, तो यू शुड बी रियली रेडी फॉर इट। बात हो रही है दिस इज मीट ऑफ द मैटर। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं आपको डिबेट का एक पॉइंट दूंगा, आप अपनी आर्ग्यूमेंट कमेंट सेक्शन में लगा सकते हैं। बात यह हो रही है कि गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ सिटीज में, 4 सिटीज में, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, ठीक है, एंड बड़ौदा, इन 4 सिटीज के अंदर उन्होंने बोला दैट जो एग्स और मीट की जो लारियां है पब्लिक प्लेस में खुलेआम चलती है, ठीक है, उसके ऊपर बैन करिए। वो मेन रोड पे तो नहीं कर सकते, इनको करना पड़ेगा अंदर के कोई रोड के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं कर सकते, इनको कवर्ड करके खाना बनाना है। दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि क्या गुजरात गवर्नमेंट का ये ऑर्डर, ठीक है, विच इज रिस्ट्रिक्टिंग राइट्स ऑफ स्ट्रीट हॉकर्स, ठीक है, इज इट राइट? इज दिस राइट? जो राइट्स से एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं, ठीक है, जो गुजरात में 4 सिटीज में हुआ, राजकोट, भावनगर, बड़ौदा एंड अहमदाबाद, ठीक है, ये जो 4 सिटीज में जो हुआ, क्या ये सरकार ने सही किया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स ऑफ स्ट्रीट हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों के खिलाफ ये है या नहीं? प्लीज आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट में डालकर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है, हमारे राजनाथ सिंह साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया। किसको कमीशन किया? आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस विशाखापट्टनम इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, और ये पहला स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक
ठीक है, मतलब अगर स्टिल्थ मिसाइल आई तो भी हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन्होंने ये हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह को आईएनएस कमीशनिंग के दौरान ये गिफ्ट भी दिया। ओके, चलिए, बात यह है कि आईएनएस विशाखापट्टनम तो इन्होंने कमीशन तो कर दिया, इसके साथ साथ यहीं पे उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें रखी। पहला, नाउ in the coming few years India will be capable of making their own ships and will be in a position to export those ships. That's wonderful. Number 2, जो अगेन से राजनाथ सिंह ने यहीं पे एक बड़ा निशाना साधा अगेंस्ट those irresponsible nation which are going against the maritime order, UNCLOS के खिलाफ जाकर जो देश गलत गलत एक्टिविटी करते हैं उनके ऊपर सीधा निशाना ताका। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ओवर द सीज, उसके ऊपर उन्होंने निशाना साधा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट अगेन से राजनाथ सिंह बोले कि भैया मैरीटाइम ऑर्डर रूल बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई देश अपनी मन मर्जी से बोल दे कि 9 डैश लाइन हमारा है, ये हमारी टेरिटरी है। दोस्तों, कौन से देश के बारे में बात हो रही है 9 डैश लाइन के द्वारा, प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यूएनसीएलओएस 1982 में बनाया गया था। दिस इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू टेक पार्ट इन यूएस प्रेसिडेंट्स समिट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, विच इज अ वर्चुअल समिट। ठीक है, मिस्टर मोदी विल पार्टिसिपेट along with more than 100 invited guests, और यहाँ पे चाइना और रशिया आर नॉट इनवाइटेड बिकॉज दे आर नॉट डेमोक्रेसी, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेसी समिट जो बाइडेन साहब लेके आए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मोदी साहब वहां पर जाके बात करेंगे, अपने विचार वहां पे रखेंगे और पूरे वर्ल्ड के 100 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में इसका डिस्कशन होगा, विच इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, इस न्यूज को हम आगे एक ऐसे देखते रहेंगे किस तरीके से ये होने वाली है वर्चुअली दिसंबर 9 और दिसंबर 10 के बीच में 2 दिन होने वाली है। सूडान में बड़े प्रॉब्लम चल रहे थे। ठीक है, सूडान प्राइम मिनिस्टर वाज रीइंस्टेटेड अ मंथ आफ्टर अ कू। ठीक है, सूडान टॉप आर्मी जनरल ये रहे आपके सामने, अब्दुल फताह अल बुरहान। ठीक है, दैट पर्सन रीइंस्टेटेड प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हेमडॉक। ठीक है, खार्तूम उनका कैपिटल है, वहां पे ये हुआ 1 महीने पहले। ठीक है, 1 महीने पहले अब्दुल्ला हेमडॉक साहब को निकालकर, ठीक है, ये कू किया था आर्मी ने, दैट इज जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान साहब ने ये पूरा कैप्चर कर लिया था, वापस इनको सत्ता पे बिठा दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसे सिचुएशन है क्योंकि वहां डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए पॉजिटिव एक्टिविटी चल रही है और डेमोक्रेसी ये होनी चाहिए। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक महत्वपूर्ण एक ऐसे डायरेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 17 पिटीशन फाइल करी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाय इंटरफेथ कपल। अलग अलग धर्म के लोगों ने शादियां करी और उन्होंने आर्टिकल नंबर 21 का वास्ता देकर बोला कि भैया आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाइए, क्योंकि हमारे स्टेट में उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021 लगा दिया गया है और जिसकी वजह से हमारे मैरिज को नुकसानी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ स्टेट में ये एक ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ हो। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा आर्टिकल नंबर 44 में लगाया गया है। उसके अलावा कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग केसेस के अंदर, शाहबानो केसेस के अंदर, शायरा बानो केसेस के अंदर बहुत बार सरकारों को बोला दैट यू मस्ट कम अप विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। दैट मीन्स पूरे देश में हर एक धर्म के लिए सेम रूल होने चाहिए, वेदर इट इज रिलेटेड टू मैरिज और you can say inheritance of property और adoption of children और custody of children। ठीक है, और जो भी ऐसे सिविल मैटर है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धर्म के लिए कुछ अलग सिस्टम है और दूसरे धर्म के लिए अलग सिस्टम है। हालांकि ये हम बात समझते हैं कि धर्म देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत साल पहले बना था, पर कॉन्स्टिट्यूशन
आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट को समझकर एक ऐसे बातें रखता है। तो आज के ज़माने में हम सबको इक्वल के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 14 भी बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 21 बोलता है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, टू गिव लिबर्टी ऑन रिलीजियन, ऑन अदर हैंड यू आर रिस्ट्रिक्टिंग the liberty and against the life of certain other people, that is not okay, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन एक्ट 2021 जो यूपी गवर्नमेंट लेकर आई है, विच इज एंटी कन्वर्जन लॉ, उसके खिलाफ ये जो पिटीशन दाखिल कर कर यूपी मतलब ये यूसीसी के बारे में जो बात हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का एक लॉ बनाया गया है ना, कौन सा लॉ है दोस्तों, ये समझिए, आईसीजे रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2021 जो ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस के बाद अभी पास हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन एक्ट 2021, ये अभी पास हुआ, जिसके द्वारा कुलभूषण जाधव को पॉसिबली हम एक ऐसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, आईसीजे ने पाकिस्तान को यह बोला था कि आपने आर्टिकल नंबर 36 ऑफ वियना कन्वेंशन को आपने एक ऐसे वायलेट किया है। क्यों? क्योंकि आपने कुलभूषण जाधव को कंज्यूमर एक्सेस देने से मना कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी लड़ाइयां हुई थी। दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लीज इसको देखिएगा। आई बिलीव दिस इज व्हाट फॉर द डे, ठीक है। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर इश्यू इन अ कंफर्टेबल मैनर, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आते हैं तो इसको लाइक करना भूलिएगा मत, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।